हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा के लिए हम मॉक टेस्ट सीरीज और आज का क्लास जो कि फर्स्ट होने जा रहा है और इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन हम दो भागों में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बढ़ने से पहले बता दें, इसमें जो कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 मार्क के होंगे और 200 हावर्स के ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हूबहू वैसे ही क्वेश्चन हम जो है कि यहाँ पर टाइप किए गए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में उत्पादन होता है? चलिए बताइए फटाफट। ए ऑप्शन दिया है उड़ीसा में, बी ऑप्शन दिया है झारखंड में, सी ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है कि उड़ीसा राज्य में उत्पादन होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देश का संचयी कुल अनुमानित अगर कोयला भंडार पूछता है तो कितना हो जाएगा? देश का अगर पूछता है पूरे देश का तो 36,14,11.46 मिलियन टन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर वही पूछता है कि जिसमें केवल अकेला अकेला जो है कि उड़ीसा राज्य कितना कोयला उत्पादन करता है, अकेला अकेला उड़ीसा राज्य तो यहाँ पर हो जाएगा 88,104.60 मिलियन टन हो जाएगा। ठीक है, अकेले उत्पादन करता है उड़ीसा राज्य। ठीक है, आगे इसमें यह पूछ लेता है बिहार में कुल अनुमानित कोयला भंडार कितना उत्पादन करता है। ठीक है, बिहार का अगर पूछता है तो बताएंगे 44,37.18 मिलियन टन उत्पादन करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन भारत में जो है कि जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? ए ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय सेना ने, बी ऑप्शन दिया है डीआरडीओ ने, सी ऑप्शन दिया है आईआईटी बॉम्बे ने, डी ऑप्शन दिया है इसरो ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण जो है कि भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित? ए ऑप्शन दिया हुआ है वेंगलिंगटन द्वीप, बी ऑप्शन दिया है अलियावेट द्वीप, सी ऑप्शन दिया है खदियावेट द्वीप, डी ऑप्शन दिया है एक से अधिक। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा एक से अधिक जो है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर द्वीप स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया है। इसमें से भारत का समग्र स्कोर कितना है? ए ऑप्शन दिया हुआ है 60, बी ऑप्शन दिया है 67, सी ऑप्शन दिया है 70, डी ऑप्शन दिया है 80। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा, वर्ष 2050 में नीति आयोग द्वारा न्यूनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2024-25 जो है कि जारी किया गया है। इसमें भारत का समस्त स्कोर जो है कि 67 है, यानी कि 67 है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर पूछता है कि शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान है, तो केरल राज्य है। ठीक है, केरल राज्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें बिहार सबसे निचले स्थान पर है। ठीक है, बिहार जो है निचले स्थान पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, ए ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है कि लाडला भाई योजना की शुरुआत जो है कि महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य यह है कि लाडला भाई योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई थी। इस योजना के तहत जो है कि 12वीं पास वाले को 6,000 रुपये दिए जाते हैं स्कॉलरशिप के तहत। ठीक है, और जो डिप्लोमा पास किए हैं उनको 8,000। ठीक है, और जो ग्रेजुएट पास किए हैं उनको 10,000 रुपये दिए जाते हैं स्कॉलरशिप के तहत। ठीक है, ध्यान। आइए कुछ हम बात कर लेते हैं कुछ योजनाओं के बारे में, वो किस राज्य से संबंधित है। तो पहले नंबर पर हमारा दिया हुआ है स्वास्थ्य निगम
परियोजना जो है यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है मित्र वन योजना, यह जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे श्रमिक बसेरा योजना जो है यह गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग्लोब फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 8वां स्थान रहा है, बी ऑप्शन दिया है 4था स्थान रहा है, सी ऑप्शन दिया है 17वां स्थान रहा है, डी ऑप्शन दिया है 11वां स्थान रहा है। तो ग्लोब फायर पावर इंडेक्स में जो है कि 2025 में भारत का स्थान जो है कि 4था स्थान रहा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस रैंकिंग में जो है कि शीर्ष स्थान पर अमेरिका था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से जो है कि 4 खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए उनके बारे में हम जान लेते हैं वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए पहले नंबर पे आते हैं हमारे मनु भास्कर, ये जो है कि शूटिंग से संबंधित रखते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं हरमनप्रीत सिंह, ये जो है हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं प्रवीण कुमार, ये जो है पैरा एथलीट से संबंधित रखते हैं। ठीक है, पैरा एथलेटिक से संबंधित रखते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पे आते हैं डी गुकेश, ये जो है शतरंज से संबंधित रखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन है संध्यायक, बी ऑप्शन है विक्रम, सी ऑप्शन है अरिहंत, डी ऑप्शन है समुद्र प्रताप। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा भारत का पहला स्वदेशी रूप से जो विकसित प्रदूषित नियंत्रण पोत जो है इसका नाम जो है कि समुद्र प्रताप है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे जो है कि कब लॉन्च किया गया था, तो इसे जो है कि 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से, तो गोवा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, गोवा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किससे निर्मित है, तो शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन है दिनेश सपलानी को, बी ऑप्शन है दिनेश माहेश्वरी को, सी ऑप्शन है सलीम पारेख को, डी ऑप्शन दिया है ऋतुराज अवस्थी को। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के रूप में जो है कि दिनेश माहेश्वरी को जो है कि नियुक्त किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। ए ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व की, बी ऑप्शन है जिम कार्बोनेट टाइगर रिजर्व की, सी ऑप्शन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की, डी ऑप्शन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना जो है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में की जाएगी। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षारोपण है। ए ऑप्शन है 24.92%, बी ऑप्शन है 25.17%, सी ऑप्शन दिया हुआ है 25.71%, डी ऑप्शन दिया है 24.19%। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के 25.17% जो है कि वन वृक्षारोपण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डेक्रेन्स वर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है। ए ऑप्शन है एशिया महाद्वीप में, बी ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप में, सी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका में, डी ऑप्शन दिया है अंटार्कटिका महाद्वीप में। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए हमें। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ड्रेन्स वर्ग पर्वत जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एटलस पर्वत जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। पूछता है यहाँ पर कि एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है,
एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यह सहारा रेगिस्तान को भूमध्य सागर और अंटार्कटिक महासागर से अलग करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बंगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया था? ए ऑप्शन है झेलम नदी, बी ऑप्शन सिंधु नदी, सी ऑप्शन चिनाब नदी, डी ऑप्शन है सतलज नदी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चिनाब नदी को रोका गया था। ए ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? ए ऑप्शन दिया हुआ है आध्यात्मिक नेता थे, बी ऑप्शन है अर्थशास्त्री थे, सी ऑप्शन है योग गुरु थे, डी ऑप्शन है लेखक थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, ये जो है कि योग गुरु थे। आंसर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इन्हें जो है, इन्हें 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और स्वामी शिवानंद कितने साल तक जिए थे? तो 128 साल तक ये जीवित थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लंकुडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लंकुडी स्मारक जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो है 10वीं 12वीं शताब्दी में कल्याण चालुक्य वंश के शासक में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए ऑप्शन है संजय जायसवाल को, बी ऑप्शन है बंजैत पांडा को, सी ऑप्शन है तारिक अनवर को, डी ऑप्शन है लालजी वर्मा को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए संजय जायसवाल को जो है कि समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थानीय स्तरों पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन दिया है नगर निगम, बी ऑप्शन है नगर पंचायत, सी ऑप्शन नगर परिषद, डी ऑप्शन है छावनी बोर्ड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को जो है कि हम इसे नगर परिषद कहते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए फटाफट, इसमें कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह कथन जो है ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में जो है कि परफेक्ट है, यानी कि सही है। ठीक है, क्वेश्चन दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिया है और पूछा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आइए हम कथन पढ़ लेते हैं। पहला दिया है संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। दूसरा दिया है संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो इसमें से पूछा है कि पहला और दूसरा कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें केवल पहला ही कथन सही है, यानी कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आंसर हमारा इसमें पहला ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन दिया हुआ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सहकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित होने के कारण। बी ऑप्शन दिया है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसमें हमारा आंसर सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर जो है कि यह सही हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, न्यायालय के द्वारा परामर्श का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? ए ऑप्शन दिया है किसी नागरिक के विरुद्ध, बी ऑप्शन है सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध, सी ऑप्शन है नीचे के न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी के विरुद्ध। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध जो है कि न्यायालय के द्वारा परामर्श रिट जो है कि जारी किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 20, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 22, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 21 में। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए इसमें हम और बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 के अनुसार, अनुच्छेद 19 के अनुसार जो है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ए ऑप्शन दिया हुआ है जनता के द्वारा चुने जाते हैं, बी ऑप्शन दिया हुआ है राज्य
राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। डी ऑप्शन दिया मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विधानसभा के सदस्य जो होते हैं ये जनता के द्वारा जो है कि द्वारा चुने जाते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दो कथन दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला कथन दिया हुआ है केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा दिया हुआ है मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति नहीं है। तो इसमें जो है कि दोनों कथन ही सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे। ए ऑप्शन दिया है राजकुमारी अमृत कौर, बी ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जॉन मथाई, डी ऑप्शन दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी, जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ देखिए राजनीतिक पार्टियां दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक के नाम दिए हुए, इसका सही मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं भारतीय जनसंघ जो है यह किसके संस्थापक थे। तो ये जो है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी के जो है कि संस्थापक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है कि दूसरे नंबर पे है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो है कि डॉक्टर भीमराव से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसके संस्थापक थे। और स्वतंत्र पार्टी तीसरा दिया हुआ है, तो स्वतंत्र पार्टी जो है यह के एम मुंशी से जो है कि संबंधित है, इनके संस्थापक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रोग है, ए ऑप्शन है हैजा, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी ऑप्शन है पोलियो, डी ऑप्शन उपयुक्त में से को सभी। तो निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग जो है कि पोलियो है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें हम कुछ और बात कर लेते हैं। पोलियो आमतौर पर छोटी बच्चों या कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो है यह दूषित जल या दूषित भोजन करने से होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मलेरिया जो है यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मादा मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और विषाणु से संबंधित अन्य रोग जो होते हैं, जो विषाणु से संबंधित अन्य रोग होते हैं, विषाणु से संबंधित रोग जो होते हैं वो है सर्दी, फ्लू रोग, चेचक, चिकन पॉक्स, एड्स, हर्पीस, डेंगू बुखार इत्यादि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये विषाणु संबंधित रोग हैं। चलिए प्राकृतिक चयन की अवधारणा की प्रस्तुति किया था किसने। ए ऑप्शन है लैंडमार्क ने, बी ऑप्शन है डार्विन ने, सी ऑप्शन है मेंडल ने, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन की अवधारणा का प्रस्तुति जो है कि डार्विन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 1859 में अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन 1859 में अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में अपना सिद्धांत प्रकाशित किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है डिम्बवाहिनी नलिका में, सी ऑप्शन है अंडाशय में, डी ऑप्शन है योनि में। तो मानव शरीर में निषेचन जो है कि डिम्बवाहिनी नलिका में होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लैंगर-हैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्रावित करती है। ए ऑप्शन है ग्लूकान का, बी ऑप्शन है इंसुलिन का, सी ऑप्शन है एंड्रोजन का, डी ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन्स का। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लैंगर-हैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिका जो है यह इंसुलिन को जो है कि इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण, बी ऑप्शन है जैनथोपिक के कारण, सी ऑप्शन है कैरोटीनॉयड्स के कारण, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो पत्तियों का हरा रंग जो होता है यह क्लोरोफिल के कारण होता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें कुछ हम जानकारी लेते हैं। जो क्लोरोफिल है यह पौधों को प्रकाश ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जब पादप कोशिका में पानी बाहर निकल जाए तो कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है परासरण होता है, बी ऑप्शन है जीवित द्रव्य कुंचन होता है, सी ऑप्शन है अंतर शोषण होता है, डी ऑप्शन दिया है वाष्प उत्सर्जन होता है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तब कोशिका जो है कि झिल्ली यह दिव्य कुंचन होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। चलिए हम देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है क्लोरोफाइसी जो है यह हरे सवाल के लिए जो है कि उत्तरदायित्व होता है। बी ऑप्शन दिया हुआ है रोडोफाइसिस जो है कि यह लाल सवाल के लिए जो है कि उत्तरदायित्व होता है। और नेक्स्ट दिया हुआ है फियोफाइसिस जो है यह भूरे सवाल के लिए जो है कि उत्तरदायित्व होता है। और नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रायोफाइटस जो है यह लिवर्टन के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आयाम, बी ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, सी ऑप्शन है आवृत्ति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद से और अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ऐसे विलयन जो है कि संतृप्त विलयन कहलाती है। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, तो हमारा यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तब। बी ऑप्शन दिया है, उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो तब। सी ऑप्शन दिया है, उनकी परमाणु संख्या भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो तब। डी ऑप्शन दिया, उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो परंतु द्रव्यमान की संख्या समान हो तब। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, दो परमाणुओं को समस्थानिक तब कहा जाएगा जब उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तब कहा जाता है। आंसर यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? ए ऑप्शन है गोल्डन और मरकरी, बी ऑप्शन है सोडियम और आयरन, सी ऑप्शन है पोटेशियम और हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है पोटेशियम और गोल्डन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और अधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म जो है पोटेशियम और गोल्डन है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समान होता है, कब होता है? कम होता है तब। बी ऑप्शन है बढ़ता है तब, सी ऑप्शन दिया अपवर्तित रहता है तब, डी ऑप्शन दिया पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आवर्त सारणी में लिथियम की से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु जो होता है वह बढ़ जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही होता है। आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम दाब के समानुपाती होता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपात होता है, तो ये गेल लुसैक का नियम पर होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन का गति का दूसरा नियम कौन सा है? ए ऑप्शन दिया हुआ है, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। बी ऑप्शन दिया है, यह समझने में सहायक करता है और बल वस्तुओं की गति को किसी प्रकार प्रभावित करता है। सी ऑप्शन दिया है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन दिया है, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम जो है यानी कि न्यूटन का गति तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है कि यह बताता है कि यह समझने से सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किसी प्रकार प्रभावित करता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, बैरोमीटर किसको मापता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है, वायुमंडलीय दाब हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन है, ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सी ऑप्शन दिया हुआ है, द्रव्यों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। चौथा दिया हुआ है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर जो है यह वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि इसमें हमारा पहला और चौथा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और चौथा, ठीक है, इसमें दो विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, लीजिएगा, वायु दाब को मापने के लिए, ठीक है, वायु दाब को मापने के लिए पानी अथवा हवा, ठीक है, पानी अथवा हवा और पारा क्या करना पड़ता है का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? ए ऑप्शन अनुनाद के कारण, बी ऑप्शन है ध्वनि तरंग के अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है ध्वनि तरंग के व्यक्तीकरण के कारण। तो प्रतिध्वनि जो है यह ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? ए ऑप्शन है अपवर्तन, बी ऑप्शन है विक्षेपण, सी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा,
निम्नलिखित में से प्रक्रिया कह रहा है कि इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है, तो वो है उपयुक्त सभी, यानी कि अपवर्तन के कारण भी जो है कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है, विक्षेपण के कारण भी इंद्रधनुष का निर्माण होता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण भी इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी कि तीनों सही है, इसलिए हमारा उपयुक्त सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? ये ऑप्शन है अप्रभावित रहता है, बी ऑप्शन नगण्य हो जाता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है कम हो जाता है, डी ऑप्शन दिया बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है 40 अंश फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन दिया है 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन दिया हुआ है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पानी का हिमांक बिंदु जो होता है यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ए ऑप्शन है आइसलैंड, बी ऑप्शन है ग्रीनलैंड, सी ऑप्शन है हवाई द्वीप, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा किलाउआ ज्वालामुखी द्वीप जो है यह हवाई द्वीप पर स्थित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर दिया है माउंट वेसुविसी जो ज्वालामुखी है इटली देश में स्थित है। दूसरा दिया है माउंट फुसी ज्वालामुखी है जो जापान में स्थित है। तीसरा दिया है माउंट सेंट हेलेंस जो ज्वालामुखी है यूएसए में स्थित है। चौथा दिया है माउंट मिलीमंजारो जो है यह तंजानिया में स्थित है। पांचवा दिया है मौना लोआ जो ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में है। छठवां दिया हुआ है किलाउआ ज्वालामुखी जो है यह हवाई द्वीप में स्थित है। और सेमेरू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में स्थित है। और बिरुगा ज्वालामुखी जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? ए ऑप्शन दिया है एस डांगे व पीसी जोशी के द्वारा, बी दिया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सी ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण के, दिया है MA जिन्ना के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये जो है आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? ए ऑप्शन है नील विद्रोह, बी ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, सी ऑप्शन है उलगुलान विद्रोह, डी ऑप्शन है पाबना विद्रोह। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति का अग्रगामी विद्रोह जो है कि सन्यासी विद्रोह था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आइए कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह जो है कि 1763 से लेकर 1800 तक चला था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें यह हुआ था कि बंगाल और बिहार में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर यह हुआ था? तो बंगाल और बिहार में हुआ था। और यह हिंदू सन्यासी साधुओं और फकीरों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें यह था कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है जो वारेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और नील विद्रोह के बारे में बता देते हैं। तो नील विद्रोह जो है 1859 से लेकर 1860 तक चला था। ठीक है, यह बंगाल में हुआ था, यह भी बंगाल में हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाबना विद्रोह जो है कब हुआ था? तो पाबना विद्रोह जो है कि यह 1873 से लेकर 1876 तक चला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाबना विद्रोह बंगाल के पूर्व हिस्से के यूसुफ शाही परगाना में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उलगुलान विद्रोह जो है यह 1899 से लेकर 1900 तक चला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटे नागपुर झारखंड में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम 51 से लेकर 100 तक, यानी कि क्वेश्चन पार्ट बी में। हम पहले ही बता चुके थे कि वीडियो लंबा होने के कारण हम 100 क्वेश्चन को पार्ट ए और पार्ट बी में करेंगे। ठीक है, तो अभी और हमारा 50 क्वेश्चन बच गया है, तो हम पार्ट बी में देखेंगे। तो चलिए फटाफट आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।